एक सवाल पूछूं, आप इंडिया में रहते हो, इंडिया में कमाते हो, इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करते हो, यहाँ के रिसोर्सेज यूज करते हो, बट फिर भी आप इंडिया में इन्वेस्ट क्यों नहीं करते? जबकि अगर हम दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स की बात करें जिनके पास इतना पैसा है कि उनके आने वाली 100 पुश्तें घर पर बैठकर खाना खा सकती हैं, वो तक इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप एफडी के 7% इंटरेस्ट में ही खुश हो जाते हो। आज हम बात करेंगे इंडिया की उस ग्रोथ स्टोरी की जो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। सवाल ये नहीं है कि इंडिया ग्रो करेगा या नहीं, सवाल ये है कि क्या आप उस ग्रोथ का हिस्सा बनोगे या सिर्फ दूर से देखते रहोगे। विद दिस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फिनविजन बाय सत्यम मिश्रा। आज की वीडियो में बताऊंगा अगर आप इंडिया पर इन्वेस्ट करते हो तो आपके क्या फायदे हैं, एंड ये कोई कहानी नहीं होगी, प्रॉपर फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ मैं आपको सारी चीजें समझाऊंगा। देखो, इंडिया का दौर शुरू हो चुका है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये नंबर्स कह रहे हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स ने इंडिया का जो ग्रोथ फॉरकास्ट होता है उसको फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए 7.3% रखा है, बट अगर वहीं पर आप चाइना की बात करोगे तो वो 4.8% है एंड अमेरिका का 1.9%। इसका मतलब ये है कि दुनिया की दो सबसे बड़ी इकोनॉमीज ढीली पड़ रही हैं एंड इंडिया एक्सेलरेट कर रहा है। एंड ये सिर्फ एक साल की बात नहीं, ये लंबे टाइम की बात है, क्योंकि ग्लोबल लेवल पर एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट हो रहा है। सिंपल शब्दों में कहूँ तो पावर चेंज हो रही है। एंड पता है, इंडिया का जो मीडियन एज है वो 28 है, बट अगर आप जापान की बात करोगे तो वो 49 है एंड चाइना की बात करोगे तो 39 है। इसका सिंपल मतलब ये है कि जापान और चाइना के जो लोग हैं वो आज की डेट में रिटायर हो रहे हैं, बट इंडिया का जो वर्कफोर्स है वो आज की डेट में भी जवान है, क्योंकि यूथ पॉपुलेशन ज़्यादा है एंड लंबे टाइम तक ये पीक पर रहेगा। जो हमारे यहाँ की वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो 2035 से 2045 के बीच पीक करेगी, बट ये विंडो कुछ टाइम के लिए ही होगी, ये हमेशा ओपन नहीं रहेगी। और अगर आप देखोगे जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं लाइक एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब इंडिया को अपना बेस बनाना चाह रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए समझो, जो एप्पल है उसने फाइनेंशियल ईयर 2025 में इंडिया में 1,90,000 करोड़ के आईफोन्स बनाए, सिर्फ एक साल में 60% जंप। एंड यहाँ तक कि जो ग्लोबल आईफोन प्रोडक्शन है उसका 25% प्रोडक्शन इंडिया में हो रहा है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज इंडिया में अपनी फैक्ट्री शिफ्ट कर रही हैं। मैन्युफैक्चरिंग की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगर आप देखोगे 2025 में तो 18% से बढ़ी है, एंड इसकी वजह से हमने एक बहुत बड़ा मार्क क्रॉस कर दिया है $19 बिलियन का। ये जो कंपनीज वगैरह धीरे धीरे इंडिया में शिफ्ट हो रही हैं, इसको चाइना +1 स्ट्रैटेजी कहते हैं, एंड इंडिया इस स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा विनर बनते जा रहा है धीरे धीरे। अब इन सारी चीज़ों से आपने ये समझ लिया कि हाँ, इंडिया ग्रो कर रहा है एंड पोटेंशियल है, क्योंकि कंपनीज वगैरह भी इंटरेस्ट दिखा रही हैं। बट अब बात करूंगा मैं कि कॉमन इंडियंस की गलती क्या है, वो क्या गलतियां कर रहे हैं कि वो इस पार्ट का हिस्सा नहीं बन पा रहे हैं। देखो, अब जो मैं बताने जा रहा हूँ ये कड़वा सच है। एक्चुअली दिक्कत यहाँ पे हुई कि जो हमारे पेरेंट्स हैं उन्होंने एक फॉर्मूला फॉलो किया, नौकरी की, पैसे आए, उस पैसे से उन्होंने एफडी की, गोल्ड खरीदा एंड ज़मीन खरीदी, एंड उस टाइम ये सही भी था। बट आज की डेट में ये फॉर्मूला आपको दुनिया से बहुत पीछे छोड़ रहा है, एंड बहुत सारे लोग आज की डेट में इसी फॉर्मूला को फॉलो कर रहे हैं। बट ये फॉर्मूला फॉलो करोगे तो गलत है। एग्जांपल से बताता हूँ कैसे। आज की डेट में अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हो, मान लो 7% पर, इन्फ्लेशन चल रही 6% पे, तो जो रियल रिटर्न बच रहा है आपके लिए वो सिर्फ 1% का बच रहा है। एंड एक और सिनेरियो सुनो, मान लो आप 30% स्लैब में आते हो, जो आपकी एफडी थी वो रिटर्न दे रही थी 7% का। 7% का 30% कितना होगा? 2.1%। एंड अब उस 2.1% को 7 से माइनस करो, आपके पास जो एक्चुअल रिटर्न बचेगा वो बचा 4.9%। अब इसमें से आप इन्फ्लेशन को एडजस्ट करो 6% की, आपके पास पता है फाइनल रिटर्न कितना बचेगा? नेगेटिव में 1.1%। इसका सिंपल मतलब ये है कि जो आपका पैसा है वो बढ़ा नहीं, वो घट गया है। भले आपकी जो वैल्यूज़ हैं पासबुक में वो बड़ी दिखेंगी, बट जो आपकी परचेजिंग पावर है वो रिलेटिवली कम हो जाएगी। बट यहीं पर अगर आप एफडी को इक्विटी या फिर म्यूचुअल फंड से कंपेयर करते हो तो लास्ट 20 सालों में जो लार्ज कैप फंड्स थे उनका जो CAGR रहा है वो 12.2% का रहा है। एंड अगर मैं मिनिमम की बात करूं तो लास्ट 10 सालों में किसी भी साल में 5.5% से नीचे नहीं गया है। मतलब ये है कि एफडी से कई गुना ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स म्यूचुअल फंड्स या फिर इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स ने दिया है। एंड पता है सबसे बड़ी आयरनी क्या है? ये सब चीज़ें आपके सामने हुई हैं, बट आप इस ग्रोथ का पार्ट नहीं बने अभी तक। आपकी गलती तो क्लियर हो गई, बट अब ये सवाल आता है कि इन्वेस्टमेंट करनी कहाँ पे चाहिए। देखो, मैं इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूँगा, इसको सिंपल रखूँगा एंड 3 रास्ते बताऊँगा कि आप कहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो पहला रास्ता है वो है आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो,
वाया इंडेक्स फंड्स। अगर आप निफ्टी 50 या फिर सेंसेक्स के इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हो तो आप डायरेक्टली इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हो। रिलायंस, टीसीएस, एचडीएफसी, इन्फोसिस, इन सभी कंपनीज को इंडिविजुअली समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंडेक्स खरीदोगे तो ऑटोमेटिकली इन सभी कंपनीज में आपका पैसा लग जाएगा, क्योंकि जो इंडेक्स होता है वही इंडिया की इकोनॉमी का एक आईना होता है कि कैसे चल रही है। इंडेक्स बढ़ेगा तो मतलब इकोनॉमी ग्रो हो रही है, इंडेक्स घटेगा तो इकोनॉमी थोड़ा सा स्लो चल रही है। दूसरा रास्ता है, आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो वाया एसआईपी। सिर्फ 500 रुपये महीने से शुरू कर सकते हो। महीने की किसी भी तारीख को आपके 500 रुपये कटेंगे ऑटोमेटिकली एंड पैसा इन्वेस्ट होते रहेगा। मार्केट ऊपर रहे या नीचे रहे, आपकी इन्वेस्टमेंट कंटिन्यूसली चलती रहेगी। एंड जब हर महीने आप कंटिन्यूसली एसआईपी करते रहोगे तो आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का भी बेनिफिट मिलेगा। ये चीज़ स्मॉल इन्वेस्टर के लिए सबसे बड़ी ताकत होती है। तीसरा रास्ता है रीट्स। मान लो आपको स्टॉक मार्केट पसंद नहीं है या फिर कम समझ आता है, बट आपको रियल इस्टेट बहुत ज़्यादा पसंद है, बट आपके पास 50 लाख रुपए नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप रीट्स की मदद से किसी भी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में एक छोटा सा हिस्सा इन्वेस्ट कर सकते हो। मान लो 10,000, 20,000, अगर आपके पास 1 लाख है तो 1 लाख भी इन्वेस्ट कर सकते हो। इसका सिंपल मतलब है कि आपके पास 50 लाख नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, आप फिर भी उसी सेम प्रॉपर्टी में 1 लाख रुपए डाल के भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और अगर वो प्रॉपर्टी कोई भी तरह का रेंट या फिर इनकम जनरेट करके देगी तो जितना भी आपका परसेंटेज ऑफ शेयर है उतना पैसा आपको मिलेगा। एंड मजे की बात पता है, क्वार्टरली डिविडेंड भी मिलता है। एंड एक बोनस ऑप्शन बताता हूँ, एनपीएस या फिर कोई भी गवर्नमेंट स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर दो। इससे बेनिफिट ये होगा कि आपको कोई झमेला नहीं रहेगा, आपका एक रिटायरमेंट कॉर्पस बनता रहेगा एंड साथ में टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा। एंड जहाँ पर गवर्नमेंट का नाम आता है वो चीज़ें थोड़ा रिस्की भी कम होती हैं। अब इन्वेस्टमेंट्स की बात तो हो गई, इन्वेस्टमेंट के साथ कभी कभी रिस्क भी आता है। रिस्क की बात करते हैं। देखो, इस चैनल पर हम अपने व्यूअर्स को सारी चीज़ें क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट तरीके से समझाते हैं, क्योंकि हमारा मेन मोटो ये है कि किसी भी इंसान का नुकसान नहीं होना चाहिए। अब मैं आपसे सीधा बात करता हूँ कि जो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी है वो डेटा बैक्ड है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप कहीं भी आंख बंद करके कूद जाओ। आज की डेट में मार्केट्स वोलेटाइल हैं, मार्केट्स क्रैश कर रहे हैं क्योंकि जियोपॉलिटिकल रिस्क ज़्यादा है, वॉर्स चल रहे हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का आपको तो पता ही है, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। बट आप हिस्ट्री में कोई सा भी डेटा उठाकर देख लो, मार्केट्स कभी भी गिरती नहीं है, वो हमेशा रिकवर करती हैं। बट फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना नुकसान करवा लेते हैं, क्योंकि वो इधर उधर की स्कीम में पड़ जाते हैं, मार्केट्स में टॉप पर खरीदते हैं एंड फिर थोड़ा सा अगर क्रैश आया तो उनका पोर्टफोलियो लॉस में आ जाता है। बट आप ये गलती मत करना, किसी भी टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़कर अपनी इन्वेस्टमेंट्स मत करना, अपनी खुद की रिसर्च करना। एंड इसका एक सोल्यूशन मैं दूंगा आपको, इन्वेस्टमेंट्स करो बट डाइवर्सिफाई करो उसको। किसी भी एक चीज़ में पूरा पैसा मत लगाओ, 2-3 चीज़ों में लगाओ। जैसे मार्केट्स में लगा दिया, गोल्ड में लगा दिया, कुछ लिक्विड फंड्स होते हैं उसमें लगाया, तो इससे फ़ायदा ये होता है कि आपका जो रिस्क होता है वो रिलेटिवली कम हो जाता है। मार्केट्स क्रैश करेगी तो गोल्ड आपको रिटर्न देगा, गोल्ड क्रैश करेगा तो मार्केट्स आपको रिटर्न देंगी, एंड लिक्विड फंड जो आपका है वो कभी भी इमरजेंसी में आप इजीली निकाल सकते हो। तो इससे आप रिस्क फ्री हो जाओगे। हर साल इंडिया का बजट आता है, उसमें देखो कि जो गवर्नमेंट है उनका लॉन्ग टर्म विजन क्या है, वो कौन से सेक्टर्स को ज़्यादा सपोर्ट कर रही हैं। डिफेंस, फार्मा, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ों पे गवर्नमेंट फोकस कर रही है तो बिल्कुल बढ़ेगा। तो आप भी उस पर ध्यान दे सकते हो एंड थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट्स आप भी उसमें कर सकते हो, क्योंकि स्मार्ट इन्वेस्टर वही होता है जो उस स्टोरी को समझता है एंड उस स्टोरी में सही जगह पर अपने पैसे लगाकर प्रॉफिट कमाता है। याद है मैंने शुरू में क्या कहा था कि आप इंडिया में रहते हो, इंडिया के रिसोर्सेज यूज़ करते हो, यहाँ पर कमाते हो, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करते हो, फिर भी इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करते हो। सोचो आज से 10-20 साल बाद जब इंडिया $multi-trillion इकोनॉमी होगा, वर्ल्ड की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग हब होगा, या फिर हमारे कंट्री से लोग अपनी सर्विसेज लेंगे, तो आप उस स्टोरी में कहाँ पर स्टैंड करोगे? सिर्फ देखते रहोगे या फिर इसके साथ ग्रो करना चाहोगे? भले आज की डेट में 500 या 1000 से शुरू करो, बट शुरू करो, क्योंकि कंपाउंडिंग के लिए पैसा नहीं टाइम चाहिए। जितने जल्दी शुरू करोगे उतने ज़्यादा पैसे बनेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो एंड अपने उन दोस्तों को शेयर करो जिनके पास पैसा तो है बट उन्होंने आज तक इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं की है। आप चाहो तो अपने पेरेंट्स, कलीग्स वगैरह सभी को शेयर कर सकते हो। एंड कमेंट्स में ये बताना मत भूलना कि आपको कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन दबाना मत भूलना।